जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का जीके जीएस सीए बाई विशाल सर यानी कि एग्जाम हैरियर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है संडे और संडे में टाइम हो चुका है 7 बजे का। और आज आप मेरे साथ करने वाले हो टॉप 100 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखते हुए एक मुझे याद आती है 2023 की, लगभग में यही महीने थे। 2023 में बेटा सीजीएल का पेपर था, ऐसे ही मैंने सेशंस आपको कवर कराए थे। तब मेरा ये चैनल नहीं था जब मैंने आपको ये सेशंस कवर कराए थे। उस टाइम पर दोस्तों एक पेपर जो सीजीएल का पेपर हुआ था, अगर मैं सीजीएल के पेपर की बात करूं दोस्तों तो 25 क्वेश्चन आपके सीजीएल में आते हैं और बेटा 23 क्वेश्चन आपके अपनी क्लास से आपको देखने के लिए मिले थे। ये पिछली बार का स्क्रीनशॉट सेशन आप लोग जाकर एग्जाम हैरियर की पहली प्लेलिस्ट बनी है भौकाल नाम से, जिसमें स्क्रीनशॉट्स लिखा हुआ है। उसका पहला जो वीडियो है, पहला या तीसरा वीडियो है एसएससी सीजीएल और नेताओं का रिजल्ट जो आया है, ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आप देखना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेशन दिखाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आज शाम को आप लोगों को, आज शाम या कल सुबह तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अपनी क्लास से स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं, सीजीएसटी ऑफिसर डायरेक्ट बने हैं। सीजीएसटी ऑफिसर दोस्तों वो पद पर पहुंचे हैं। फरवरी 2024 में इनको ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग उनकी कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। ट्रेनिंग से जब वो आए तो मैंने उनके साथ वीडियो बनाई है। तो आज आपको, आज या कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी कि सच में जो सिलेक्टेड हो जाता है कैसे होता है और क्या योगदान रहता है कंटेंट का। दूसरी बात, इनकम टैक्स ऑफिसर दोस्तों, मैं सारे ऑफिसर जो भी हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकी भी एक वीडियो आने वाली है। लगभग 24 घंटे बाद एक और वीडियो अपलोड होगी जो इनकम टैक्स ऑफिसर की है। ये हमारे साथ में जुड़ेंगे ओम हरिओम जी और यहाँ पे जुड़ेंगे अनुज जी। ये दोनों लोग सीजीएसटी ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की पोस्टों में सिलेक्टेड स्टूडेंट अपने हैं जो रिसेंटली हुए हैं। सबकी वीडियो आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगी। इंटरव्यू हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है एक नई पहचान के साथ में। ठीक है भैया, चलिए, जितना छोटा हमारा चैनल है उसने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी। तो ये टॉप 100 की वो क्लास है जो सीजीएल 2024 के लिए, इसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स हैं और सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके जो ओपन कंटेंट वो है जो आपको सच में पढ़ना चाहिए, वो आप लोग मेरे साथ आज पढ़ने वाले हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। और टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करोगे एक तरफ से। फटाफट फटाफट, देखना कुछ नहीं है, बस निपटाते जाओ जल्दी से जल्दी। इन क्वेश्चंस की डिटेल ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ कवर कर चुके हो आपको 7 बजे क्लासेस में बहुत डिटेल में। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सारे सब्जेक्ट कवर है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस वगैरह सब कुछ जो भी है सब कुछ कवर है। सुनाओ, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? तापीय ऊर्जा, यानी कि दोस्तों थर्मल एनर्जी। आपको पता है भारत के अंदर थर्मल एनर्जी से संबंधित एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संयंत्र हमारे भारत के अंदर स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर पेपर में अपडेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से तापीय विद्युत संयंत्र न्यूज में है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, भारत के अंदर वर्तमान में तापीय विद्युत ऊर्जा में भारत किस स्थान पर है, किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे क्वेश्चन। और स्टैटिक में पूछेगा कौन से कोयले का प्रयोग होता है। बेटा आपको पता है कोयला 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के कोयले में नंबर 1 पर एंथ्रेसाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर आपका पीट आता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो अच्छी तरीके से जलेगा और अच्छी तरीके से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन का आंसर सीधी सी बात हो जाएगी ना, एंथ्रेसाइट इज द करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है एंथ्रेसाइट माना जाता है। घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वेज नहर किसको मिला देती है दोस्तों? स्वेज नहर, अगर आपसे मैं कहूं स्वेज नहर कितनी है बेटा, सिर्फ इतनी बड़ी आपकी स्वेज नहर है, सिर्फ इतनी बड़ी स्वेज नहर है और इसकी लंबाई जो है 164 दोस्तों किलोमीटर है। ये नहर प्राकृतिक नहीं है, इसको खुदवाया गया था 1879 में, इसको खुदवाया गया था। और ये खुदवाया किसने था? तो आपको याद रखना बेटा, इजिप्ट के द्वारा इसको खुदवाया गया था। आपको पता होगा ये जो स्वेज नहर है, इसके इस तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा एशिया, और आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका का मामला है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको आप लोग यूरोप कहते हो। क्या कहते हो? जिसको आप लोग यूरोप कहते हो। यूरोप अफ्रीका के बीच में यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको आप लोग बेटा भूमध्य सागर के नाम से जानते हो। ओके सर, तो बात यह है स्वेज नहर किसको अलग करती है? दरअसल में स्वेज नहर किसी को अलग नहीं करती है। स्वेज नहर के नीचे यहाँ पर आपको ये पूरा डाटा देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपको रेड सी। ये क्या है? ये आपका बेटा रेड सी है। रेड सी की उस तरफ एशिया है, ठीक है।
और इस तरफ आपका अफ्रीका है और ऊपर आपका यूरोप है, नीचे भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर आपका लाल सागर, यहाँ पर क्या है ये बेटा, ये अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसको हम लोग इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो इजिप्ट ने इसको खुदवाया था, क्यों खुदवाया था? ताकि भूमध्य सागर का पानी किसमें पास हो सके, आपके लाल सागर में। किसमें हो सके? लाल सागर में। और यातायात बढ़ सके। एशिया का जो यातायात यहाँ पर है, ये सारा दोस्तों अरब सागर, गल्फ ऑफ ओमान होते हुए कहां पर जा सकता है? इजिप्ट से होते हुए स्वेज नहर में घुसकर, भूमध्य सागर में घुसकर पानी से यातायात हम लोग पूरे विश्व में कर सकते हैं। एकमात्र लिंक थी, इस देशों को दबाया गया था। तो भारत ने इजिप्ट के साथ अच्छे संबंध कर लिए हैं और यहाँ पर दोस्तों दबदबा कायम कर लिया है। तो बात यह है, क्या काम है इसका इजिप्ट का? ये जो स्वेज नहर है, यहाँ पर लाल सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर, ऑप्शन में सागर से क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने का काम दोस्तों जो किया जाता है वो किया जाता है हमारे किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, स्वेज नहर के द्वारा, लाल सागर और भूमध्य सागर का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल के जलवाष्प का अंश है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, नो डाउट दोस्तों, बिल्कुल सही है। गलत क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर युग्म सही नहीं है वो पूछा है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं दोस्तों, लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, यही क्वेश्चन गलत है। लैक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों जो आपका शुद्ध दूध होता है इसका मापन किया जाता है। जो दूध होता है शुद्ध है या नहीं, इसका मापन करने के लिए जिस यंत्र का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की गति नापता है। और सिस्मोग्राफर का समय भूकंप से। ये दोनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 सही है, ये गलत था, अब ये भी मैंने सही कर दिया, ध्यान रखिए। किसका मिलान सही नहीं है? लौंग का है, रूस में है, राइन एक नदी है, ग्लासगो दोस्तों एक प्रकार का, ग्लासगो क्या है? सबसे बड़ा प्रांत है ग्रेट ब्रिटेन का, पिट्सबर्ग यूएस के अंदर लोह तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए पिट्सबर्ग क्या है? लोह तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध, यूएसए के अंदर है। बिल्कुल ऑप्शन सही है दोस्तों। गलत क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर पूछा है, सही नहीं है। ग्लासगो सबसे बड़ा प्रांत है कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन का, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। राइन नदी जर्मनी के अंदर स्थित है, प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। लौंग का रूस के अंदर है, ये बेटा ऑप्शन कैसा? ये नहीं है। लौंग का है, द्वीपों का समूह है, और ये द्वीपों का समूह निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? तो याद रखना, भारत ने वर्तमान में किसके साथ समझौता कर लिया? मलेशिया। कब किया है? परसों के दिन। तो आंसर याद रखना, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत में वर्तमान में दौरे पर आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में छपेगा। अगला, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड की संसद परामा अपरेपा तथा न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं किस नाम से जाना जाते हैं? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल और लोगों को कहा जाता है क्या? ये तीनों नाम एक ही है, जिसको आप लोग कीवी के नाम से जानते हो। बेटा कीवी एक प्रकार का फ्रूट भी है, और कीवी जब फ्रूट बन जाए तो हमारे याद रखना, कीवी वो फ्रूट है जो हमारे भारत के अंदर भी पाया जाता है, उगाया जाता है। हमारे भारत के अंदर इसका उत्पादन अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को वर्तमान में कीवी के उत्पादन के लिए बेटा जैविक प्रमाण मिला है। क्या मिला है? जैविक प्रमाण मिला है। भारत के अंदर ऑर्गेनिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक स्टेट या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ कीवी के उत्पादन के लिए मिला है। लेकिन भारत का संपूर्ण जैविक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कह सकते हो या भारत का पहला जैविक स्टेट कह सकते हो हिंदी में। तो भारत का बेटा पहला राज्य जो बना था उसको हम लोग सिक्किम के नाम से जानते हैं। और सिक्किम कब बना था? आपको याद रखना है 2016 में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा बेटा लाखों बार मैंने पढ़ाया है आपको। भूमध्य रेखा याद रखना, 3 महासागरों, 3 महाद्वीपों तथा 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 3 13 आपको हमेशा याद आंसर रखना है। अगर पेपर में कह दिया जाए 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? बेटा 3 महाद्वीप में एक महाद्वीप एशिया है, एक महाद्वीप अफ्रीका है, एक महाद्वीप साउथ अफ्रीका है। 3 सागर कौन कौन से हैं? बेटा 3 सागर में एक सागर का नाम अटलांटिक महासागर है, एक महासागर का नाम बेटा प्रशांत महासागर है, और एक का नाम याद रखना हिंद महासागर है। सर 13 देश जो है वो कौन कौन से हैं? और उनमें से एक देश याद रखना मैक्सिको। मैक्सिको ऐसा देश है जो कटता नहीं है भूमध्य सागर के द्वारा। कौन कौन से कटते हैं सर? आपको याद आया होगा, जब भी आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ते हो, जब भी अफ्रीका जैसा देश आता है तो मैं आपको ऐसे वर्ल्ड मैप कवर कराता हूँ। तो वर्ल्ड मैप में दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी बेटा? याद रखोगे आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हो, इक्वेटर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, एक ही रेखा है जिसको आप लोग भूमध्य रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकॉर्न जिसको आप लोग कहते हो मकर रेखा।
एक मात्र महाद्वीप यही है। बीच वाली रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे का एरिया वो एरिया है जो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, इसीलिए गर्म महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। और ये जो रेखा है कितने देशों से, एक नहीं तीनों से पेपर में क्वेश्चन आता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर पढ़ लो। कर रेखा अफ्रीका में गुजरती है बेटा, मिस्र से, लीबिया से, नाइजर से, अल्जीरिया से, माली से, पश्चिमी सहारा से और बेटा आपके मॉरिटानिया से। और कर्क रेखा के बाद बेटा भूमध्य रेखा गुजरती है गैबान से, कांगो लोकतांत्रिक से, गणराज्य युगांडा, केन्या, याओ टॉम और प्रिंसिपे और बेटा सोमालिया से। इसके साथ साथ में मकर रेखा गुजरती है बेटा नमीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से और बेटा आपके मेडागास्कर से। ये हो गया। इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, या फिर इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं, या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के माउंट पेली को नहीं, इटली के विशुयस को नहीं, सिसिली का स्ट्राम्बोली को, क्वेश्चन का याद रखना, सिसिली का स्ट्राम्बोली इज द करेक्ट आंसर। इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का बेटा लाइट हाउस। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या सर, ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कहां पर स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। जब और ये ऐसा ज्वालामुखी है कि लगभग एक दो घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद ये एक्टिव है, तो ये फटता रहता है। जब ज्वालामुखी फटेगा महासागर में तो आपको दूर दूर तक दिखाई देगा, ऐसा ये क्वेश्चन, समझ गए। इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। सर जी निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था। ऑप्शन देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना कि दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो वर्तमान में, एक पिछला वाला। वर्तमान में 5 देश नए बने हैं ब्रिक्स के, बोलो हाँ सर बने हैं, ऑफकोर्स बने हैं। और अपडेट क्या है 5 देश, और पुराना क्या है उसमें भी 5 देश। तो ब्रिक अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक का गठन कब हुआ, ब्रिक का जब गठन हुआ था तब ये ब्रिक था, और ब्रिक बना था 2006 में। 2006 से लेके 2009 तक ब्रिक सिर्फ ब्रिक रहा है। और बेटा 2010 में ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। अब ब्रिक्स में 5वां देश कौन सा है, 1 2 3 4 5, यही तो नया आया, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका आपका 5वां बन गया, समझ गए, मजा आया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सर अब इसमें क्या रह गया, सुनो तो। अब ये देखो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, बी का मतलब याद रखना आपका ब्राजील होता है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रशिया होता है। आई का मतलब क्या होता है, इंडिया होता है। चाय का मतलब क्या होता है, चाइना। और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यानी कि ब्राजील, रशियन, इंडियन, चाइनीज और साउथ अफ्रीकन। अच्छा हाँ, अब लिखो न्यूज इसमें सर। अरे गुरुजी इसमें कौन सी न्यूज है, न्यूज ये है 1 जनवरी 2024 को 5 देश और नए शामिल हुए। अच्छा हाँ, कौन कौन से, एक देश ऐड हुआ ईरान, एक देश ऐड हुआ आपका इजिप्ट, एक देश ऐड हुआ जिसको इथियोपिया, एक देश ऐड हुआ जिसको आप लोग यूएई के नाम से जानते हैं। बेटा ये 5 देश हैं जो ऐड हो गए। सर 5 नहीं 4 ही है, मुझे पता है 4 ही है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्या कि एक देश था जिसको आप लोग अर्जेंटीना के नाम से जानते हो, ये भी शामिल। लेकिन 1 जनवरी से पहले इनकी ज्वाइनिंग होने ही वाली थी। 1 जनवरी से पहले इलेक्शन हो गए अर्जेंटीना में, और जो वर्तमान में जो नया राष्ट्रपति बना उसने मना कर दिया कि मैं ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो पेपर में पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, काफी सारे देश होंगे। अगर अर्जेंटीना आ जाए तो लात मार के भगा देना, और बाकी ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं। ये बन गया पूरा आपका इजिप्ट। डन, ओके सर। इन्होंने ही स्थापना कर दी थी 2015-16 में एनडीबी की, क्योंकि ये किस प्रकार है, ब्रिक्स क्या है, यूपीपी में जैसे क्वेश्चन पूछेगा यूपी ब्रिक्स क्या था तो क्या बताओगे, क्या करता है ये, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के तहत एक दूसरे की सहायता करेंगे, इस प्रकार का है ये। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अगला देखिए गुरु जी, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य देश नहीं है। सर 7 सिस्टर्स का मतलब बेटा 7 सिस्टर्स का मतलब होता है 7 बहनें। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो राज्य है उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और एक को भाई कहा जाता है। बेटा नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर राज्यों की संख्या कितनी है, बेटा नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर राज्यों की संख्या 8 है। 8 में एक 7 को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और एक को बेटा क्या कहा जाता है, ब्रदर। एक को क्या कहा जाता है बेटा, ब्रदर कहा जाता है। अच्छा हाँ सर जी, जो भाई है वो कौन सा है,
एकमात्र जो भाई है वो आपको बेटा सिक्किम याद रखना पड़ेगा। और 7 जो सिस्टर्स हैं, बच्चे कुछ इस सारी 7 सिस्टर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश हो गया बेटा, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, और बेटा एक आपका आंसर हो गया असम। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, तो 7 सिस्टर का सदस्य है पश्चिम बंगाल। देखो त्रिपुरा तो आपको मिल ही गया, 7 सिस्टर्स का सदस्य देश है। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तीनों के तीनों सदस्य देश है ही नहीं। सीधी सी बात आ गई सामने। सर, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है? अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? अब सोच के देखो, अरुणाचल प्रदेश है कहां पर? यही तो अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर 3 देश हैं। इधर जाओगे दोस्तों तो आपको म्यांमार, ऊपर जाओगे चाइना, और इधर जाओगे तो आपको भूटान देखने के लिए मिलता है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? 3 देश। कौन कौन से? भूटान, चाइना, म्यांमार। बेटा बांग्लादेश नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा। भूटान, चीन, म्यांमार तीनों मिल गए, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया भूटान, चीन, म्यांमार। डन हो गया। अब आपके पेपर में ये पूछ दे, हमारा भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? हमारा भारत 699 किलोमीटर बेटा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा है चाइना, हमारा भारत चाइना के साथ कितनी सीमा साझा करता है बेटा? 3488 सीमा साझा करता है। तीसरा है आपका म्यांमार, हमारा भारत म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर बेटा सीमा साझा करता है। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये बेटा आपके भूटान से रिलेटेड है। इस प्रकार से पूरा का पूरा डाटा जो है ये भी बेटा आपका कवर हो जाता है। आगे बढ़िए सर, भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? बेटा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, आपको याद हो, कोलकाता से लेके मिंट सी म्यांमार के बीच में, याद है क्या नाम था? कौन सी नदी है वो यार? चाबहार नहीं, वो तो ईरान वाला है। एक और नदी है बीच में यार, उस वो प्रोजेक्ट मुझे नाम बोल रहा हूँ। 198 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट पर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार ने हस्ताक्षर किए थे। तो बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा के नीचे से सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। तो आंसर याद रखना, बांग्लादेश भारत के साथ साथ म्यांमार के साथ क्या कर लेता है? सीमा साझा कर लेता है। और किसके मध्य में अगर पूछ दिया जाए, सर भारत और म्यांमार के मध्य में कोई भारत जब म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है तो बीच में है क्या? बीच में सर क्या है? तो याद रखना इरावेडी नदी। हमेशा याद रखना कौन सी नदी है, तो आपको याद रखनी बेटा इरावेडी नदी जो है, इरावेडी जो नदी है बेटा वो बीच में आ जाती है। कौन सी? इरावेडी नदी। दूसरी बात याद रखिए, कौन सी सर? कि हमारा जो भारत है, दूसरी बात याद रखिए कि हमारा जो दोस्तों भारत है ये बांग्लादेश के साथ जब सीमा साझा करता है तो कौन सी नदी बीच में आती है जो विवादित है? आपको याद रखना है तीस्ता। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, किसमें? यूपीपी में, तीस्ता नदी। अगला, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसमें उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ? ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत के अंदर, मतलब वो भारत से निकली ही नहीं है? ऑप्शन, महानदी भारत, रावी भारत, चिनाब भारत, ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती है। सर कहां से निकलती है? बेटा याद रखना, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके तिब्बत से निकलती है। बेटा तिब्बत में आपका मानसरोवर, तिब्बत में आपका मानसरोवर के निकट आपको याद रखना है दोस्तों एक ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पर बेटा ग्लेशियर पड़ता है। अच्छा सर ग्लेशियर का नाम बता दीजिए। बेटा ग्लेशियर का नाम है चेमा, ग्लेशियर का नाम है चेमायू डोंग। ये बेटा आपके क्या है? ये आपका ग्लेशियर का बेटा नाम हो जाता है। ये क्या है? ये ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, ये ग्लेशियर का नाम है। और यहाँ से जब ये नदी पर भारत के अंदर कहाँ घुसती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इस नदी को क्या नाम दे देता है? अरुणाचल प्रदेश इसको दे देता है, नहीं 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 नहीं, जब ये नदी बेटा, जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो तिब्बत में, जब ये तिब्बत के लोगों के पास पहुंचती है तो तिब्बत में इस नदी को लोग क्या कह देते हैं? तिब्बत में इस नदी को लोग बेटा तिब्बती भाषा में सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको नाम देते हैं बेटा दिहांग। जैसे ये नदी असम के अंदर एंटर करती है वैसे वहां के लोग इस नदी को कह देते हैं बुल्लनबुतुर। क्या कह देते हैं? इस नदी का नाम कर देते हैं बुल्लनबुतुर। और फिर ये नदी दोस्तों भारत के अंदर को मिलाकर 1340 किलोमीटर बहती है। भारत के अंदर 1340 किलोमीटर बहती है और बाद में यह नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? इस नदी की टोटल लंबाई 29 किलोमीटर है, परंतु भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1340 किलोमीटर बहती है। सर जी अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है किस पर? बेटा अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति
श्रम लेबर आपूर्ति किस पर निर्भर करेगी? जनसंख्या पर। बेसिक क्वेश्चन है यार, किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यह बताता है कि विक्रय दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है विक्रेता? विक्रेता के पास जो प्रोडक्ट है उस पर जो मूल्य पड़े हैं उसी मूल्य पर वो अपनी चीज को बेचना चाहता है। ऐसा वक्र इकोनॉमी में क्या कहलाता है? ऐसे वक्र को हम लोग बेटा आपूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आपूर्ति वक्र के नाम से। 6 प्रकार के वक्र हैं। जब तक आपका सीजीएल होगा उससे पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा 6 के 6 प्रकार। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? आपूर्ति वक्र इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र देखो, जो प्रथम क्षेत्र होता है इसमें उत्पादन होता है, दूसरे क्षेत्र में विनिर्माण होता है और तीसरे क्षेत्र में लोगों को सहायता दी जाती है, यानी कि सेवा दी जाती है। डन। नंबर 1 पर उत्पादन, नंबर 2 पर लॉजिस्टिक मतलब पैकेजिंग वगैरह होती है, विनिर्माण होता है, तय किया जाता है कहाँ क्या जाना है। और नंबर 3 पर आपूर्ति सेवा कर दी जाती है। तो पूछा है तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? अब मुझे कमेंट करके बताओ। ऑप्शन में ऊर्जा की आपूर्ति, पशुपालन, कपास उत्पादन, फसल की खेती। क्या नहीं लगता फसल खेती प्राथमिक है? उत्पादन हो रहा है। कपास उत्पादन हो रहा है। पशुपालन तो ये भी उत्पादन ही है, पशुपालन। तो आंसर क्या होगा? आपूर्ति करना ही तो आता है नंबर 3 में भैया। तृतीय क्षेत्र में आपूर्ति तो है सेवा करना, तो हो जाएगा आपका ए। आगे रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? रखो और निकालो बेटा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित और पारंपरिक। बेटा पारंपरिक अर्थव्यवस्था जैसा कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता पारंपरिक अर्थव्यवस्था। मुद्दे पे आओ बेटा। मिश्रित अर्थव्यवस्था सर किसको कहते हैं? बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? इसमें पूंजी और समाजवादी दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है भारत के अंदर दोस्तों? पूंजीवादी तथा समाजवादी जब अर्थव्यवस्था मिक्स हो जाती है तब उसको कहा जाता है मिश्रित। समाजवादी का एग्जाम्पल आप लिखो यूएसएसआर, और पूंजीवादी का एग्जाम्पल यूएसए। यूएसए में अब बताओ सर इसका एक्सप्लेनेशन। बेटा पूंजीवादी का मतलब होता है सब कुछ प्राइवेट कर दो, समाजवादी का मतलब होता है कि सब कुछ सरकारी रखो, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजी तथा साम्य। तो पूंजी तथा साम्य दोनों। तो रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? आंसर आपका जो हो जाएगा रखो और निकालो किसकी है? तो आंसर आपको दोस्तों क्वेश्चन में याद रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति है। दोस्तों उत्पादन के 4 घटक कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के 4 घटक एग्जाम्पल, श्रम भूमि, भूमि श्रम पूंजी संगठन, भूमि बिजली का कोई यूज नहीं, हटा दो। भूमि पूंजी और भूमि पूंजी भूंजी पर वर्षा, अरे नहीं यार ये क्या, हटा दो। श्रम मौसम भूमि और वर्षा, श्रम मौसम क्या है बेटा? ये हटा दो। एकमात्र ऑप्शन फ्रेश आपके पास है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये चारों मिल जाएं सबसे अच्छे उदाहरण है दोस्तों उत्पादन के। अगला, नकदी की काल्पनिक मांग किसके द्वारा निर्धारित होती है? नकदी की काल्पनिक मांग, आपने अटरेंडम किसी से पैसा मांग दिया, नकदी मांग दी, तो उसको सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आपकी उसकी मर्जी है अब आपसे कितना भी ब्याज मांग ले, है ना। तो ये ब्याज पर डिपेंड करता है। आंसर हो गया बेटा इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर। नकदी की काल्पनिक मांग किसके द्वारा निर्धारित होती है? ब्याज दर। जब मूल्य में भारी परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन ना हो तो वह मांग किस प्रकार की होगी? When there is no change in demand with a hug change in price, then what type of demand will it be? जब मूल्य में भारी परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन ना हो, टमाटर में भारी परिवर्तन हुआ बेटा, पैसा बढ़ गया, लेकिन मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग टमाटर तो खाना तो ना छोड़ देंगे, तो उसको कहते क्या है? वो किस प्रकार की मांग होती है? इसको हम लोग पूर्ण आलोच युक्त मांग के नाम से जानते हैं। यहीं पर दारू महंगी हो जाए, सब लोग तो नहीं पीते ना, बेसिक नीड तो नहीं है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ गए? इस बेस पर क्वेश्चन है ये। अगला, अन्य कारकों के स्थिर रहते हुए भी किसी मांग की मांग, अन्य कारकों के स्थिर रहते हुए भी किसी उत्पाद की मांग कैसी होती है? याद रखना, उस उत्पाद के मूल्य बढ़ने पर उस उत्पाद की जो मांग होती है घटती है। मांग की लोच पड़ी आपने, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी नीड कम हो जाती है, यही होती है मांग की लोच। इकोनॉमी में शब्द होता है बेटा मांग की लोच, ये उसका ग्राफ होता है। अगला, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य कारकों के स्थिर रहते हुए किसी उत्पाद की मांग कब घटती है?
कुछ भी ग्राहक की आय बढ़ जाती है, उससे क्या मतलब भाई, उस उत्पाद का मूल्य गिरना नहीं, मूल्य गिरेगा तो वर्षों गिरेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो मोमोज 10 रुपए के 50 हो जाए तो लोग सिर्फ मोमोज खाना चालू करते हैं, सुबह शाम दोपहर पानी के साथ गटकना चालू करते हैं भाई। वो ग्राहक की आय घटना नहीं, आंसर होगा उस उत्पाद का मूल्य बढ़ेगा तब दोस्तों मांग घटेगी। जैसे 10 के 4 मोमोज मिल रहे हैं, 10 के 1 हो जाए, धीरे धीरे लोग इग्नोर कर देंगे, फिर 10 रुपए का क्या खाएंगे भैया, फिंगर दे दो या 10 रुपए के चाउमीन भर के दे दो, वो चाहिए हमें, वो वाला सिस्टम है ये। भर के चाहिए, तुम जहाँ गोबर खिला दो खा लेंगे, भर के दो बस। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा या प्रसार व संकुचन होना किसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, वस्तु के इकाई मूल्य। किसके होता है, वस्तु के बेटा इकाई मूल्य। आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है, यह कथन किससे संबंधित है, कथन है कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है। क्या क्वेश्चन है कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है, यह कथन किसका था, प्रोफेसर जेबी से का, जॉन रॉबिन्सन का, एडम स्मिथ का, जेएस मिल का। अच्छा ठीक है, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है, यह कथन जो दिया था प्रोफेसर जेबी से के द्वारा। छोटा सा क्वेश्चन है, इनको जाना जाता है विश्व में बाजार सिद्धांत के जनक के नाम से, बाजार सिद्धांत के जनक प्रोफेसर जेबी से। अगला, समुद्र, पानी, ताजी हवा आदि को किन वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तब तक मत दो जब तक ऑप्शन ना आ जाए। ऑप्शन, इनको गिवन वस्तुओं कहते हैं, इनको निम्नतर वस्तुएं कहते हैं, इनको मुफ्त वस्तुएं कहते हैं, इनको सामान्य वस्तुएं कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर दे दो। समुद्र का पानी फ्री, ताजी हवा फ्री, सब फ्री तो है, आंसर मुफ्त वस्तुएं। बेसिक क्वेश्चन, आंसर आप लोग सामान्य वस्तु भी कर सकते थे, लेकिन ये साइकोलॉजी, इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन एक टेस्ट होता है, जब आप लोग रिटन निकाल लेते हो तो फिर आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है 20 नंबर का। वहां पर क्वेश्चन दिया जाता है, आप अपने स्कूल से बाहर निकले, बाहर आपके किसी भी अध्यापक को कोई स्टूडेंट मार रहा है या उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, आप क्या करोगे। आप मास्टर साहब को चुपचाप वहां से ले जाओगे, आप मास्टर साहब के लिए उन लड़कों के मुंह में नाक घूसा करने लगोगे, आप तुरंत पुलिस को फोन कर दोगे, आप मास्टर साहब को कहोगे कि आप मार खाओ मैं जा रहा हूं, क्या करोगे। लगभग में चारों ऑप्शन आप मार दोगे, लगभग में चारों ऑप्शन सही है, लेकिन परसेंटेज से सही है, कोई 60% सही है, कोई 70%, कोई 80%, कोई 100% सही है। तो वहां पर आंसर वो मारो जो 100% सही है। समझ गए खेल, ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, एयरफोर्स में होता है जब आप लोग फाइनल ले लेते हो सिलेक्शन। किसने साधारण संतुलन सिद्धांत दिया था, साधारण संतुलन सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम निम्नलिखित में से दोस्तों क्या था। साधारण सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था बेटा लियोन वेलरस। लियोन वेलरस ने दिया था साधारण संतुलन का सिद्धांत। पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले कब, तो याद रखना 1869 में पहली बार बेटा दूरबीन 160 यानी कि बेटा 1609 में पहली बार गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से आकाश गंगा को देखा था। खगोल भौतिकी में वहां अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल, ओजोन होल, क्षुद्र ग्रह बेल्ट नहीं, उसको व्हाइट होल कहते हैं। अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहां पर बेटा शुरू हुई है। क्वेश्चन है, अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहां पर शुरू हुई। व्हेन एंड वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ अर्थ आर स्टार्ट। जून 2007 क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में। देखो आंसर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्राइस्टचर्च, कोलंबो, टोक्यो उठा दो, ये रटा हुआ क्वेश्चन है अर्थ आर वाला। और डेट भी अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा आप लोगों को, कुछ लोगों को याद होगी, 31 मार्च का दिन था। 31 मार्च बेटा 2007 की बात है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अवधारणा आई थी अर्थ आर की। दूसरा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। वायुमंडल की परतों के बारे में आपको पता है, इसमें से मैं जितना कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं सब कंटेंट आप लोग मेरे साथ प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपडेटेड करंट से रिलेटेड है।
किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई क्वेश्चन न्यूज में रहा है, मैंने उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि पेपर में यही आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हो, बस लैंग्वेज बदल कर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए। इसको बन गया, ये बन गया अब स्टैटिक। और आप लोग क्या करते हो, किताबों का साथ देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, दुनिया में कंटेंट बहुत सारा है, पेपर में क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है ढूंढना, समझ गए। चलिए, तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से बेटा किसके कारण होता है? ऑप्शन, क्षोभ मंडल के कारण, मध्य मंडल के कारण, आयन मंडल के कारण, समताप मंडल के कारण। पृथ्वी तल से लगभग 8 किलोमीटर से ऊंचे ऊपर का एरिया कहलाता है क्षोभ मंडल, जहां पर सब कुछ होता है। बाहर गए आप, धूप निकली यार, थोड़ी देर में चलेंगे, अंदर गए आधे घंटे बाहर बाद आए, अरे यार भारी बरसने लगा, अरे यार बताओ, अच्छा, फिर 2 मिनट खड़े हुए, पता चला फिर धूप निकल आई। ये सब कुछ ड्रामा होता है क्षोभ मंडल के पास में। दोस्तों, किस महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं अपने अर्थात भूमध्य, कर्क और मकर रेखा गुजर जाती हैं? एक मात्र महाद्वीप जो दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप कहलाता है, इसी वजह से। आंसर क्या होगा बेटा आपका? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, एशिया हटा दो। आपका क्वेश्चन का आंसर बेटा निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप। अभी मैं बता चुका हूँ तीसरे क्वेश्चन में, अफ्रीका महाद्वीप। तीनों रेखाएं दोस्तों यहाँ पर निकलती हैं। और एक बात और याद रखना बेटा, अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर बेटा एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है। कौन कौन सी? तो ये रेखा है आपकी बेटा कर्क रेखा, और ये रेखा है बेटा जिसको आप लोग कहते हो पीएम रेखा। पीएम रेखा जिसका हिंदी में इंग्लिश होती है बेटा प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन, तो ये याद रखिए दोस्तों, प्राइम मेरिडियन लाइन और कर्क रेखा आपस में कटती हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका, और एकमात्र ऐसा देश कहां पर काटती हैं? तो आंसर क्या रखोगे? अल्जीरिया। बेटा ये अल्जीरिया वही देश है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। पहले सूडान हुआ करता था, लेकिन सूडान 2 भागों में टूट गया। अल्जीरिया अब सबसे बड़ा देश है। जैसे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीनविच मीन को काटता है कर्क रेखा के साथ, है एकमात्र ऐसा स्थान, समझ गए? ऐसे याद रखिए। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य में है? पेपर में आपके कौन सा आया था? मैगिनोट, जर्मनी, फ्रांस। ये क्वेश्चन किसने पूछा गया था? आपके यूपीपी में, लेकिन मैगिनोट नाम नहीं था, स्प्रेड रेखा थी, स्प्रेड रेखा। आंसर 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य से बेटा मध्य की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, कनाडा। और दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा 2 देशों के मध्य यही होगी। अगला, निम्नलिखित अपर्दन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खादर बेटा बने हुए हैं? चंबल यानी रखना अवनालिका। जब आप लोग एमपी के बारे में पढ़ते हो तब आपको पता चलता है बेटा, एमपी के अंदर एक स्थान है मुरैना जिला। मुरैना जिले के अंदर आपको चंबल की घाटियां, चंबल के बेटा खादर देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर डाकू इत्यादि वगैरह रहा करते थे पहले। ठीक है, अगला, पान सिंह तोमर, याद है, उसी से रिलेटेड है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है बेटा? जब आप लोग पृथ्वी के क्रस्ट की बात करते हो, कुल मिलाकर 8 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 8 तत्व। 8 तत्व। क्यों सर आप ये क्यों बता रहे हो? यहां बता दो। नहीं, समझो क्यों मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा। 8 तत्व की अगर बात आ जाए तो क्या करोगे? तो 8 तत्व में नंबर 1 पर दोस्तों जो पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से? उसको हम लोग बेटा ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, 46.8%। नंबर 2 पर जो पाया जाता है उसको सिलिकॉन कहते हैं, 27.7%। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। इसके बाद बेटा आयरन पाया जाता है 3.1%। इसके बाद बेटा कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद बेटा सोडियम पाया जाता है। इसके बाद पोटेशियम, और इसके बाद आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन? मैग्नीशियम। ये रिदम है। ऑप्शन में जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आंसर दोगे। सच क्या है हमें पता है, लेकिन ऑप्शन ही में नहीं है तो क्या करें? क्या करोगे? क्योंकि क्वेश्चन गलत था? नहीं, क्वेश्चन सही था। कैसे? जस्ता हटा दो, तांबा हटा दो, लोहा पाया जाता है, ये रहा लोहा 3.1%, लेकिन उससे पहले एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन देखो एल्यूमिनियम का है, तो दिए गए ऑप्शन के मुताबिक आंसर होगा एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा ऑप्शन से पूछा है, पृथ्वी से नहीं। ये सच देखो आप लोग, रियलिटी में आंसर ऑक्सीजन, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन में बदल दो। समझ गए?
पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? रटवाया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग यारडांग कहते हैं। पथरीले रेगिस्तानों में मार लो स्क्रीनशॉट फटाफट से दोस्तों। दुनिया के महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में हवाएं चलती हैं चिनूक, उत्तरी पूर्वी बिलरार्ड, नार्थर और बेटा नार्टे। दक्षिण अफ्रीका में हवा चलती है जिसको हम लोग कहते हैं पैम्पेरा। बेटा अफ्रीका में हवा चलती है वर्ग, हैमरटन, सिरोको, खमीसीन और हबूब। अफ्रीका की एकमात्र हवा हबूब ऐसी है जो निश्चित दिशा में नहीं चलती, जब मर्जी होती तब तैसी चलती है। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हवा बदलती हैं हेल्म, बोरा, इटिजन, फोन, मिस्ट्रल और आपका लेवांट। बेटा एशिया में बुरान और काराबुरान। बेटा आपकी ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी पवनें चलती हैं तथा दोस्तों ब्रिक फील्डर चलती हैं, ये हवाएं। अब यही आप मुझसे पूछोगे हिंदी में, बेटा हिंदी इंग्लिश में आपके सामने है कि नॉर्थ अमेरिका की है, साउथ अमेरिका की है, या अफ्रीका की है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, ये एशिया की है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और ये आपका ये रहा यूरोप का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इंग्लिश हिंदी दोनों आपके सामने, ठीक है। चलिए सर, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बेटा भारत के अंदर बुलर और इधर लोकटक वोकटक देखते हो, और खारे पानी की पूछ दी जाए ये कौन सी है? ये है बेटा ताजे पानी की। ताजे पानी को ही मीठा पानी कहते हैं। भारत के अंदर बुलर और लोकटक। यहाँ पर लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे ज्यादा ताजे पानी की लेक सुपीरियर का संबंध आप लोग कहाँ पर मारोगे दोस्तों? ये आपके अमेरिका के अंदर स्थित है। लगभग 42,100 किलोमीटर वर्ग बेटा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 42वीं समानांतर रेखा है उस रेखा पर स्थित है लेक सुपीरियर। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? परी प्रशांत कटिबद्ध क्षेत्र। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्रशांत महासागर में ही स्थित है बेटा परी प्रशांत कटिबद्ध क्षेत्र, जो कोई आप लोग कहोगे बेटा रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर, ये वही रिंग्स ऑफ फायर है जहां पर आपको याद रखना है। आप लोग कह सकते हो हवाई द्वीप दोस्तों याद रख सकते हो, हॉन्शू द्वीप जापान याद रख सकते हो, आप अल्यूशियन द्वीप याद रख सकते हो। अल्यूशियन द्वीप, हॉन्शू द्वीप और हवाई द्वीप। हवाई द्वीप अमेरिका, हॉन्शू द्वीप जापान, अल्यूशियन द्वीप कहीं नहीं, ये द्वीपों का समूह है। अगला देखो, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किस बायोम को? मध्य अक्षांश घास स्थल को। बायोम का मतलब होता है जहां पर कंट्रोल होती है गतिविधियां पृथ्वी की, गर्म ठंड पेड़ पौधे, जैसे वर्षावन के जंगल वेस्ट बंगाल, अमेजोन के ब्राजील, ये बायोम ही तो है, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड ही तो है। अगला, कॉफी होती है कहां पर सबसे ज्यादा? उष्णकटिबंधीय झाड़ी में। उष्णकटिबंधीय झाड़ी में विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जहां पर होता है उसको कहा जाता है फेजेंडा। कौन सा देश है जहां पर फेजेंडा नामक खेती होती है, जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? ब्राजील। अभी आएगा क्वेश्चन। साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में बेटा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। आंसर याद रखना, प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में साल और सागौन। बेटा ये वो पेड़ होते हैं या उष्णकटिबंधीय वन वो होते हैं जहां पर वर्षा एक वर्ष में 70 से 200 सेंटीमीटर ही होती है बस। अगला, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का विवरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? फॉरेस्ट गार्ड की टीम आई और आपके यहाँ देखने आए कि आपके यहाँ पर खेती कैसी होती है, उसका विश्लेषण या फिर बेटा उसका विवरण लिखने के लिए आई। कैसे, कौन से मानक हैं जिससे तय करोगे? ऑप्शन देखो, आपके यहाँ पर मिट्टी, पानी और तापमान कैसा है उस पर आपकी खेती अच्छी निर्भर करती है। आपके यहाँ पर पानी, पौधा, सिंचाई कैसी, ऊंचाई कैसी है इस पर डिपेंड करती है खेती। हवा पानी अक्षांशों पर या धूप पानी और हवा पर डिपेंड करती है। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा नीचे से ऊपर चलते हैं। बेटा धूप किसको चाहिए? खेती को चाहिए, लेकिन अभी तो हो ही नहीं है ना, अभी तो बेसिक चाहिए हम लोगों को। धूप कहां से आ गई? हवा पानी और अक्षांश। अक्षांश देखकर कौन खेती करता है? या धूप देखकर कौन खेती करता है? नहीं होगा। पानी पौधा ऊंचाई, बेटा खेती तभी तो करोगे ना जब तुम स्टार्टिंग, तब बेसिक चीजें होंगी। पौधा कहां से आ गया? कहां से? पौधे देख के कौन देखता है भाई?
आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है और टेम्परेचर कैसा, उस बेस पर विवरण होता है आपकी वनस्पतियों का। आंसर क्या हो गया, 39 का इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पर्णपाती वन, ऑप्शन में देखे हैं, ये रहा आपका पर्णपाती वन। बेटा जो पर्णपाती वन होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो पेड़ होते हैं लगभग में पत्तियों से सबसे ज्यादा रहित, अकेले खड़े रहते हैं बिना पत्तियों के। ऐसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो सागवान, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो आप शीशम, और एग्जाम्पल के तौर पर ही आप लिख सकते हो बेटा साल के पेड़। यहाँ पर जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है, यहाँ की जलवायु शुष्क होती है तथा दोस्तों ग्रीष्म होती है, तथा कैसी होती है, ग्रीष्म होती है, इसलिए पत्तियां झड़ती हैं। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? आपके यहाँ पर कोई पौधा है, सबसे इंपॉर्टेंट जल उसके लिए कौन सा है? गुरुत्वीय जल, के शिका जल, कैपिलरी, यही आंसर होगा कैपिलरी। बेसिक पानी होता है बेटा, असंजक और यौगिक कुछ नहीं होगा, कंपाउंड किसकी आपने पानी मिलाकर बना डाल दिया, नहीं, आंसर होगा केशिका या फिर कैपिलरी वाटर इज द करेक्ट आंसर। पेपर में आए भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसको कहते हैं द मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन इन विच द हिल स्लोप इन कट टू फॉर्म्स। स्टेप इज कॉल्ड समोच्च रेखीय जुताई, आच्छादन रोपण कहते हैं, पट्टीदार खेती कहते हैं, रोपानी खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 42 का आंसर निम्नलिखित में से होगा, उसको बेटा सोपानी कृषि या फिर टेरेसिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बेटा, विश्व के अंदर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है बेटा आपका ब्राजील बनता है। ब्राजील के बाद पूछ दिया जाए कम से कम 3 देश, तो बेटा वियतनाम, वियतनाम के बाद पेपर में आए कोलंबिया, कोलंबिया के बाद पेपर में आए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आए बहुत सारे हैं, इग्नोर 3 बहुत होते हैं। अब भारत में आ जाओ, भारत के अंदर कर्नाटक टॉप पर है, उसके बाद आपका करेला है, उसके बाद बेटा आपका तमिलनाडु है। ब्राजील वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और यहाँ पर बेटा जो खेती होती है कॉफी की उसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको फेजेंडा कहा जाता है, या फिर कॉफी के बगानों को क्या कहा जाता है, वेजेंडा। अगला सर जी, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी तड़ित झांझा एक बिजली युक्त तूफानी है जो डैश में आता है। उन 2 देशों के नाम बताओ जहां पर नॉर्वेस्टर तथा बैसाखी या तात्विक झांझा एक बिजली युक्त तूफान आता है। गुड़ 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 बिजली तड़क रही है, तूफान आ गया है, हाय मम्मी दैया बचा लो मैं घुस गया अंदर, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो बेटा भारत भूटान नहीं, भूटान नेपाल नहीं, भारत और बांग्लादेश, याद रखना भारत और बांग्लादेश के अंदर घुस आता है अंदर। सर कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, तभी वहां पर सहारा या फिर वहां के लोग काले पाए जाते हैं, इसीलिए। क्यों, क्योंकि कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल में चलती हैं। इसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है सर। क्यों गुरुजी, पढ़ा चुका हूं मैं। झूठ बोल रहे हो, अरे झूठ नहीं बोल रहा यार, ये देखो अभी मैंने कहा था यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये वही क्वेश्चन है, अभी कहा था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये देखो कौन सी हवाएं हैं, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले। ये पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर 40 का है, और हम लोग कहां पर हैं, 100 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं और तथा सहारा, अब सोचो सहारा मरुस्थल कहां पर है, अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका तो ऐसा है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल किस स्थान पर है बेटा, यहाँ पर है सबसे ऊपर, वहां पर क्या होता है तख्ता पलट सबसे ज्यादा, तो बेटा इस एरिया में, तब इस एरिया में अफ्रीका में कौन सी पवनें चलती हैं, वही क्वेश्चन का आंसर है। पढ़ा चुका हूं मैं, स्क्रीनशॉट देख लो। काफी लोग तो आंसर देना भी चालू कर दिए होंगे। ऑप्शन ये रहा आपका अफ्रीका, बेटा ऐसा मैं बनाया था, ऊपर है तो बेटा देखो वर्ग होगा नहीं, हबूत होगा नहीं, खामसीन होगा, हरमट्टन होगा, सिरको होगा, इनमें से ऑप्शन देखो कौन सा है, सिरोको। देखो हरमट्टन होगा नहीं, 2 है ऊपर चलती हैं, एक खमसीन एक सिरोको। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, खमसीन या सिरोको, ऑप्शन में कौन सा है, खमसीन है या सिरोको है, आंसर देखो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका सिराको या सिरोको है, आंसर क्या होगा सिराको। और भारत में कौन सी चलती है बेटा, लू भारत के अंदर चलती है, खत्म क्वेश्चन। इधर से क्वेश्चन बनेगा अगला,
सर जी ITCZ का अंतिम रूप क्या है? ITCZ का अंतिम रूप क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय केंद्रीय क्षेत्र, इनमें से बेटा कोई नहीं। आंसर क्या होगा? देखो मेरे भाइयों और बहनों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटर ट्रॉपिकल। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यह बेटा क्या होता है? यह बेटा इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको याद रखना है दोस्तों, अभिसरण क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। जे का मतलब यहाँ पर बेटा जोन है, सी जेड आपके सामने है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, अच्छा फुल फॉर्म ही पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। डन, इस हिसाब से क्वेश्चन आपका डन हो गया। सर वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा था? ये वही प्रोटोकॉल है जो 1989 में बेटा लागू हुआ था, परंतु 16 सितंबर 1987 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर है? मॉन्ट्रियल बेटा आपके कनाडा में है। तो आंसर हो गया मॉन्ट्रियल कनाडा। सर और ये किससे रिलेटेड है? लगभग में ओजोन परत। विश्व का प्रसिद्ध सेरागौती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? नाम इसका है सेरागौती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये न्यूज में रहा है, क्यों? सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन विश्व में कोई स्थान अगर ऐसा है क्लाइमेट चेंज, तो याद रखना तंजानिया के अंदर सेरागौती वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये देखो मच्छर, अभी पढ़ा दिए। देखो क्वेश्चन उसने 4-5 गोली मारते हैं क्या? खरीदनी पड़ेगी बंदूक यार मुझे। देखो मच्छर घुसाते हैं क्लास में। सर आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? सर जी हम लोग धनवंतरी को कहते हैं। और भारत के अंदर किस राज्य ने धनवंतरी योजना का शुभारंभ किया? आम आदमी पार्टी, याद है? उन्होंने शुभारंभ किया था आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का। इसी प्रकार से कॉपी कर लिया उत्तर प्रदेश ने, लॉन्च कर दी सुश्रुति योजना। इसी प्रकार से अम्मा बॉडी, अम्मा क्लिनिक तमिलनाडु ने, और बेटा धनवंतरी छत्तीसगढ़ ने। खत्म क्वेश्चन। और धनवंतरी को कहा जाता है वेद चिकित्सा का भगवान। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के 2 चित्र बेटा दर्शाए गए? मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकुर बाट, इसको वर्तमान में 7वां नहीं 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया, नवीनतम। पेपर में क्वेश्चन कंबोडिया से बनेंगे। अब क्या समझ रहे हो मुझे? आप हल्के में ले रहे हो? पेपर तो आने दो। हर पेपर गया भाड़ में। 2023 में हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, उनके इंटरव्यू मैंने चालू कर दिए हैं। आज एक इंटरव्यू डन हो चुका है। 2 इनकम टैक्स ऑफिसर अनुज शर्मा जी और हमारे ओम हरिओम जी का इंटरव्यू हुआ है। CGST ऑफिसर, 2 ऑफिसर्स अपनी क्लास से। और वो भी नहीं कि ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, अरे हाँ के नहीं। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी आंसर की मैं जीके चीज पढ़ाता हूँ, उनकी आंसर की मैं जीके चीज जो मैंने पढ़ाई है उसके स्क्रीनशॉट भी आपके सामने होंगे। इस लेवल पर इंटरव्यू करने वाला अपना यूट्यूब चैनल भारत का पहला यूट्यूब चैनल होगा, ध्यान रखना। सबसे छोटा और इतने ज्यादा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाला। देखना आप, मैं लाइन लगा दूंगा इंटरव्यू की। तो मैं दिल पे नहीं ले रहा था यार, अब लेते हैं। देखो भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से बेटा जाना जाता था? कौन सा शहर अवंतिका के नाम से बेटा जाना जाता था? पेपर में ये भी पूछता है अवंतिका कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में। मैं बताता हूँ कौन कौन सा। अवध होगा नहीं होगा, रोहिलखंड होगा नहीं होगा, बुंदेलखंड होगा नहीं होगा, मालवा। मालवा बेटा इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर दोगे। बेटा इसके 2 भाग थे। इसके बेटा कितने भाग थे? इसके 2 भागों में बांट दिया गया था। इसका पहला भाग था जिसको हम लोग बेटा उत्तरी अवंतिका कहते हैं। इसका दूसरी भाग था जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणी अवंतिका के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तरी अवंतिका की जो राजधानी थी उसको बेटा हम लोग उज्जैनी के नाम से जानते हैं, उज्जैनी के नाम से।
और दक्षिणी अवंतिका की जो कैपिटल थी उसको हम लोग महिष्मती के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महिष्मती। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन, महिष्मती किसकी राजधानी थी? तुम कहोगे सर जी प्रभास ने मूवी बनाई थी बाहुबली, उसकी थी, ये तो कहोगे ना। करंट अफेयर अपडेटेड नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। हो गया, रट लेना इसको दोस्तों, रट लेना। और इसका संबंध किससे है? मालवा या अवंतिका का महाजनपद काल आपने सुना होगा, प्राचीन काल में महाजनपद काल, उससे रिलेटेड है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको अच्छे लेवल पर। निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। मगध के वंशों को क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम आने वाला? देखो नंबर 1 पर याद रखना हर्डेक आया था, जो मुझे याद है। नंबर 1 पर कौन आया था बेटा? आपका हर्डेक आया था 544 से लेकर बेटा 412, ठीक है। और इसका प्रथम शासक था बिंबसार। डन हो गया। इसके बाद आता है बेटा आपका शिशु, इसके बाद आता है आपका शिशुनांग वंश। इसमें प्रथम शासक कह सकते हो शिशुनांग था। कौन सा? शिशुनांग। इसमें प्रथम कौन सा था? बिंबिसार। अंतिम कौन सा था? नाग दशक। बेटा शिशुनांग में याद रखना प्रथम था शिशुनांग और अंतिम था महानंदन। और शिशुनांग याद रखना 412 से और उठा दो 344, यही हो गया। 412 स्टार्ट हुआ 344 तक। इसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा नंदवंश। नंदवंश 344 से स्टार्ट हुआ और 322 तक बेटा। इसका पहला शासक था महास्पंदन और अंतिम शासक था घनानंद। और इसके तुरंत नीचे जो आता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा मौर्य वंश। कौन कहते हैं? मौर्य वंश। ये बेटा आया 323 से, ठीक है। इसका पहला शासक कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। तो आंसर क्या मार दोगे? आंसर मार दोगे पहले कौन सा आया? चौथा। पहले कौन सा आया? चौथा। चौथा कहां कहां पहले है? देखो ये तो ऑप्शन हमेशा के लिए हटा दो, दूसरा तीसरा हो नहीं सकता। चौथा यहाँ पर पहला है, दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाए क्योंकि नंबर 2 पे सेम दोनों में है। तो बेटा ये हो गया आपका दूसरा शिशुनांग। ये खुद ही कह रहे हैं, देखो आंसर मार रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग नंद वंश है तीसरा, नंद या फिर मौर्य। पहला नंद है, तो बेटा चौथा, दूसरा और पहला। चौथा, दूसरा और पहला, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी डन, पहला अंतिम शासक के साथ में डन। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? मैंने कहा था ना आपसे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा इन टॉप 100 में। अपडेट पहली क्लास अपडेट की बेटा। चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर आपका पुष्पपुर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखना ये जैन धर्म का अनुयायी था, ना कि बौद्ध धर्म का। और इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? आप लोग याद रखोगे बेटा कलिंग से क्षेत्र से था। क्या आपको पता है खारवेल से संबंधित हम लोगों को ये डिटेल कहां से मिलती है कि इसका संबंध कलिंग से था, इसका संबंध जैन धर्म से था? इसकी डिटेल कहां मिलती है? कहां मिलती है? हिस्ट्री में, शिलालेख या अभिलेखों पर। तो याद रखना इसकी डिटेल हम लोगों को हाथी गुफा तथा खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाओं में से पता चलता है कि इसका संबंध जैन से था। डन, तीनों गुफाओं से सर। और तीनों गुफाओं का वर्तमान में दौरा किसने किया? याद है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तभी पढ़ाया था मैंने ये खार अरवल साले। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का बेटा इस्तेमाल किया था। हाथी का इस्तेमाल करने वाला पहला जो शासक बना था उसको बेटा, अच्छा उस साम्राज्य पूछा है तो आंसर याद रखना बेटा मगध इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मगध में इसका शासक पूछ दिया जाए या तो साम्राज्य पूछा था तो मौर्य साम्राज्य के लोगों ने, मौर्य वंश के लोगों ने प्रयोग किया था। सर जी नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों नालंदा, एक बात और लिखना, मगध में आपको मैंने बताया मौर्य शासकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। सबसे पहले मौर्य शासकों में हाथी का युद्ध में प्रयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बात किसने कही बेटा? ये बात याद रखना यूनानी लेखक था, एक यूनानी लेखक था बेटा, एक यूनान का ऑथर था, लेखक था, जिस ऑथर का नाम था बेटा प्लूटार्क। तो इस बात का वर्णन प्लूटार्क ने दिया। किसने? प्लूटार्क ने। सर नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है बेटा? याद रखना सी में ऑलरेडी न्यूज में है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से इसको रीइनॉग्रेशन दोस्तों करवाया है। ये वही नालंदा है जिसको 2016 में यूनेस्को में दोस्तों ऐड किया गया है। किसमें? यूनेस्को में। इसका निर्माण गुप्त काल तथा गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के शासन काल में किया गया था। इसका निर्माण याद रखिएगा। नालंदा बिहार पटना,
निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में बेटा उल्लेखित ही नहीं है? सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। अच्छा, उल्लेखित नहीं है। सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा किसमें? सारनाथ में बेटा नहीं है। देखो मैं बताता हूं आपको, इसमें आपके चार हैं। एक तो इसमें आपको हाथी मिलेगा देखने के लिए सारनाथ में, एक इसमें आपको बेटा घोड़ा मिलेगा देखने के लिए, एक इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसको आप लोग बैल कहते हो, और एक आपको इसमें मिलेगा दोस्तों जिसको आप लोग सिंह के नाम से जानते हो, जिसको आप लोग बेटा सिंह के नाम से जानते हो। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बेटा? हिरण इज द करेक्ट आंसर, वो नहीं था। इनका सबका संबंध किससे है? धर्म चक्र परिवर्तनाय, किससे? धर्म चक्र परिवर्तन से है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म भारत में सबसे बाद में लिखा गया था? ऐसा कौन सा बौद्ध धर्म जो सबसे बाद में लिखा गया? दोस्तों वामसा थापसिनी, ठीक है, सबसे बाद में बेटा इसको लिखा गया था। कब? 10वीं शताब्दी में। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सार्वत्रिक विकास किस काल में हुआ? बेटा कनिष्क के काल में। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है और कनिष्क ने सबसे ज्यादा इसको आगे लेके आप प्रचार प्रसार करवाया। और कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण काल, ठीक है, कुषाण काल। अगला सर क्वेश्चन आपके सामने 58वां, अरे आजा आजा आजा, 57 58। दोस्तों मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अगला, इसमें नागार्जुन जो थे उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की बातों का वर्णन है, ठीक है। एक 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 लेखक था मिलिंडार, और नागार्जुन थे बौद्ध से रिलेटेड। उन्होंने हजारों सवाल पूछे, जो उन्होंने आंसर ऑफ क्वेश्चंस थे उन सब का विवरण इसमें दोस्तों दे दिया गया था, जिसको हम लोग जानते हैं मिलिंद पन्हो के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मिलिंद पन्हो के नाम पर ही एक लेखक था जिसका नाम था क्या मैंने बताया था भाई, मिन्नांडर और चंद्र और आपके नागार्जुन, ठीक है। दोनों के मध्य की बातें इसमें लिखी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का है ही नहीं? दोस्तों बौद्ध धर्म का संप्रदाय दिगंबर नहीं है। थेरवाद है, हीनयान और महायान तीनों है, लेकिन दिगंबर याद रखना बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। सर वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? वो व्यक्ति का नाम बताइए बेटा। मौर्य राजा अशोक। और ये बात हम लोगों को बेटा कहां से पता चलती है? याद रखना दोस्तों, ये बात हम लोगों को एक शिलालेख से पता चलती है। उस शिलालेख का नाम क्या है? मुझे कमेंट करके बताना। प्रयाग प्रशस्ति का नाम सुना है? कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें बताया गया है कि अशोक को हम लोग देव नाम प्रदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको डिटेल में, एकदम रच रच के। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियंत्रित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित कर गया, इल्तुतमिश। कौन सा था दोस्तों? इल्तुतमिश। इसने दो प्रकार की मुद्रा चलाई थी। एक मुद्रा का नाम बेटा टंका था और एक मुद्रा का नाम आपको याद रखना है जीतल था। एक मुद्रा का नाम टका और एक मुद्रा का नाम जीतल था। दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहो रक्त की नीति को अपनाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने बेटा लोहो रक्त की नीति को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी को अपनाया था, गयासुद्दीन तुगलक को अपनाया था, बलबन को अपनाया था, इल्तुतमिश को बेटा अपनाया था? क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपको याद रखना बेटा, बलबन। दोस्तों चित्तौड़ को के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो आपको याद रखना है 1448। 1448 में बेटा एक युद्ध हुआ था, वो आपको याद रखना है। आपके मालवा के सुल्तान, ठीक है, मालवा का बेटा एक सुल्तान था। उस सुल्तान का नाम था महमूद। उस सुल्तान का नाम था महमूद शाह खिलजी। तो बेटा महमूद शाह खिलजी को हरा दिया था राणा कुंभा ने। इसीलिए 1400 बेटा याद रखना 1448 के बाद उन्होंने इसकी याद में कि भैया हमने ये किया था, इसकी याद में इन्होंने विजयी स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नाम आपको पता चल गया। लेकिन पेपर में पता है दोस्तों क्या पूछता है पेपर में? ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़ के ये कहां पर स्थित है दोस्तों आपका कीर्ति स्तंभ? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। पेपर में पता क्या पूछता है, इसकी लंबाई पेपर में आती है बेटा, लंबाई याद रखना 70 मीटर और 230 फीट याद रखना। इसकी ऊंचाई बेटा याद रखना 9 मंजिल, लेकिन पेपर में 9 और 7 दोनों मंजिल पूछे जाते हैं। 22 मीटर और 7 मंजिल ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, और बेटा 70 मीटर और आपका 9 मंजिला ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। इसके अंदर सीढ़ियों की संख्या है, हाँ है 157 इसके अंदर बेटा सीढ़ियों की संख्या है। जैसे हवा महल में खिड़कियों की संख्या पूछी जाती है एसएससी में, ऐसे ही दिल्ली का सेनापति जिसने सफलता पूर्वक मदुरै पर बेटा आक्रमण किया था मलिक काफूर के द्वारा। दोस्तों दिल्ली का ऐसा सेनापति बताओ जिसने सफलता पूर्वक मदुरै पर आक्रमण कर दिया था और अपना काम भी कर दिया था। मलिक काफूर, ये वही मलिक काफूर है जिसको हम लोग बेटा 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसको बेटा हम लोग 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना नुसरत खान थी, नुसरत खान ने इनको 1000 दीनार में खरीदा था। किसको? मलिक काफूर को। इसलिए अगला, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से बेटा जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। क्या आपको पता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेने वाले और अन्य शासक कौन कौन से थे जिन्होंने खुद को द्वितीय सिकंदर घोषित किया? बेटा एक तो आपका हो गया सिकंदर लोधी। कौन? एक तो आपका हो गया बेटा सिकंदर लोधी। एक आपका हो गया जिसको आप लोग अकबर के नाम से जानते हो। एक हो गया जिसको आप लोग बेटा औरंगजेब के नाम से, जिसको आप लोग औरंगजेब के नाम से बेटा जानते हो। और आपके बेटा मिर्जा जयसिंह, एक नाम और जिनको आप लोग मिर्जा जयसिंह के नाम से जानते हो। एक और जिनको हम लोग बेटा सिकंदर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ले ली थी। और बेटा सिकंदर जहांगीर का नाम भी आप लोग नाम याद रखोगे, सिकंदर जहांगीर। ठीक है, सिकंदर जहांगीर। अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया। क्यों? इसका दिमाग था कि ये दोस्तों पूरी दुनिया पर शासन करे। ये वही अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जिसने दिल्ली में शासन किया था 1296 से। इसने दिल्ली पर बेटा शासन किया 1296 से लेकर बेटा 1316 तक। इसने दिल्ली पर क्या किया था? शासन किया था। अगला देखो, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा बेटा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम की नीति, इस नीति को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेटा लागू किया गया था। इस नीति को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा लागू किया था। आपको याद रखना है बाजार अधिनियम। क्यों? क्योंकि ये चाहता था बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े हाथी, बड़ी बड़ी सेनाएं मेरे पास में हो, मेरे कंट्रोल में हो, ऐसा ये चाहता था। इसलिए सर निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? अकबर अलाउद्दीन खिलजी को बताया बेटा। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया? विरोधों का मिश्रण, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म है ही नहीं। इसलिए निम्नलिखित को क्रमानुसार लगाइए। अच्छा चलो लगाते हैं। नंबर 1 पर कौन आया? इलबरी तुर्क। नंबर 1 पर कौन आया? इलबरी तुर्क। नंबर 2 पे आया आपका खिलजी वंश। नंबर 2 पे आया खिलजी वंश। मतलब 4 और 5 कहाँ देख लो, 4 5 एक ही ऑप्शन मिल रहा है भैया। लो हो गया आंसर 4 5। फिर कौन आया? तुगलक। फिर कौन आया? नंबर 3 पर सैयद, यानी कि दो के बाद ये आया नंबर 3 पर। नंबर 3 हो गया। 4 पर कौन आया? 1 2 3 4, 4 पे आया 3, यानी कि 4 पे आया। और 5 पे कौन आया? 2, 5 पे आया 2। सही हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन आया बेटा? इलबरी तुर्क, फिर आया खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर आया सैयद, फिर आया आपका लोधी। डन। चलिए, और लोधी वही है दिल्ली सल्तनत का अंतिम काल। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसको अकबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में निपटा दिया और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। और वहीं से नींव रख दी किसकी? मुगल काल की, मुगल सल्तनत की। किसने? बाबर के द्वारा। सर वारसाई की संधि किसके द्वारा बेटा किसको अपमानित किया गया था? वारसाई की संधि के द्वारा किसको बेटा अपमानित किया गया था? ऐसा कौन सा देश था? उस देश का नाम याद रखना, जर्मनी था दोस्तों, जिसमें वारसाई की संधि के द्वारा अपमानित किया गया था। किसको बेटा? जर्मनी को। यह बात आपको याद रखनी। जर्मनी, अगर पेपर में आपसे कह दिया जाए वारसाई की संधि किस किस के मध्य हुई थी? वारसाई की मध्य बेटा आपको याद रखनी है, प्रथम विश्व युद्ध को जानते हो 1919 यूपीपी में पूछा गया, और दूसरा 1939 से 45 तक। तो प्रथम युद्ध में बेटा आपको याद रखना है, इसमें एक देश था आपका जर्मनी, इसमें एक तरफ जर्मनी था और वर्सेस में दोस्तों बाकी देश थे। इसमें एक देश आपका बेटा ब्रिटेन था, इसमें एक देश आपका बेटा फ्रांस था,
इसमें एक देश आपका यूएसए था, इसमें एक देश आपका रशिया यानी कि यूएसएसआर था। एक तरफ ये 4 थे और बेटा एक तरफ आपके ये जर्मनी थी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में। 1933 में बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी का चांसलर बना था, जिसको आप लोग हिटलर के नाम से दोस्तों जानते हो। सर निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यहाँ से बताओ क्या होगा। किस देश का लिखित सबसे बड़ा बेटा संविधान, बताओ। मैंने बस आपसे एक बात पूछी है कि निम्नलिखित में से किस देश का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? बेटा संविधान दो प्रकार से बड़ा होता है, शब्दों के आधार पर और नियमों के आधार पर। सर नियम कहाँ होते हैं संविधान में? बेटा जो अनुच्छेद होते हैं वो नियम ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बेटा दुनिया का पहला संविधान 1789 में 5 आर्टिकल के साथ बना था, वो भी लिखित, जिसको आप लोग यूएसए के नाम से बेटा जानते हो। तो आंसर जो हो गया वो आपको कौन सा हो गया? यूएसए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब मेरी बात सुनो, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान अब है? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, पहला तो पूछा नहीं है, तो आंसर ये तो दोस्तों पहला हो गया। लेकिन वर्तमान का पूछा जाए, ये बेटा आपका पहला है लिखित संविधान। अब वर्तमान में पूछ दिया जाए आपका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा बेटा हमारे भारत का है, किस आधार पर? बेटा दोनों आधार पर। सर जी अनुच्छेदों के आधार पर सबसे ज्यादा, शब्दों के आधार पर लगभग 1.5 लाख शब्द हमारे भारत के संविधान में है। इस मामले में भी सबसे बड़ा संविधान बेटा हमारे भारत का बन जाता है, जिसके अंदर को बनाकर 395 बेटा आपके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बेटा स्थानीय सरकारों का आधार क्या था? लोकतंत्र था। क्या था बेटा? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र था, स्थानीय सरकार। अगला सर क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहां से हम लोगों ने ली है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक को हम लोग कहते हैं बेटा डीपीएसपी। ये वही डीपीएसपी है बेटा, ये वही डीपीएसपी है जो हम लोगों ने कहां से लिए हैं? जो हम लोगों ने दोस्तों कह सकते हो आप लोग आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिए हैं, आयरलैंड से कॉपी किए हैं। आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी कहां पर है? आर्टिकल 45 में। हमारे भारत के अंदर याद रखना है आपको बेटा भाग 4 में है, भाग 4 में। और आर्टिकल बेटा याद रखना 36 से लेकर 51 तक आपको एक ही चीज देखने के लिए मिलती है, वो है आपकी डीपीएसपी। हम लोगों ने कहां से इनको कॉपी पेस्ट मार दिया है? हम लोगों ने इनको बेटा आयरलैंड से कॉपी पेस्ट मार दिया है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। राज्यसभा में आपको पता होगा जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा में बेटा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? बेटा मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। क्या आपको पता है ये अवधारणा कहां से ली है? ये अवधारणा भी हम लोगों ने बेटा आयरलैंड से ली है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया हम लोगों ने? विधानसभा सॉरी जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो उसकी अवधारणा कहां से ली थी? फ्रांस के संविधान से। ब्रिटेन से क्या लिया आपने? कह सकते हो आप लोग एकल संसदीय प्रणाली। बेटा अमेरिका से क्या लिया आपने? मौलिक अधिकार। सब मैं पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स में। जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से उठा ली हम लोगों ने? बेटा याद रखना आर्टिकल 61 के तहत अमेरिका से दोस्तों हम लोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लेके आए, जिसमें 14 दिन पहले आपको बेटा बताना पड़ता है राष्ट्रपति को कि भैया हम आपके ऊपर चलाने वाले हैं। बताओ 14 सही है या 16 दिन सही है? बताओ। चलो आगे बढ़ो। 75 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बेटा आर्टिकल कौन सा है? 368 आर्टिकल याद रखना बेटा, याद रखना भाग 20 में, भाग 20 आर्टिकल नंबर 368 के तहत बेटा साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान में क्या ले ली है बेटा? संशोधन करने की प्रक्रिया। भारत के अंदर संशोधन बेटा 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। याद ठीक है, 3 प्रकार से भारत के अंदर संशोधन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में बेटा शामिल नहीं है? ऑप्शन मजदूर। संवर्ती का मतलब होता है, संवर्ती में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा, संवर्ती पर ध्यान मत दो, ऑप्शन में ये देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर
कानून नहीं बना सकते। ऑप्शन बेटा जंगलों पर समवर्ती, मजदूर संघ पर, मजदूर संघ कहां पे समवर्ती, शेयर बाजार और वायदा बाजार। बेटा शेयर बाजार सिर्फ केंद्र के कंट्रोल में रहता है, ना कि समवर्ती में। तो आंसर आपका हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा इस बात को याद रखना, वर्तमान में समवर्ती में कितनी सूचियां हैं, पहले 52 सूचियां, 52 विषय दोस्तों, 52 विषय वर्तमान में है। पैसे पहले इसके अंदर विषयों की संख्या 47 हुआ करती थी। ये वही समवर्ती सूची है जिसको हम लोगों ने बेटा ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान में ये है, पहले ये हुआ करता था, और इसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और इसके विरोध में कौन कौन सी होती है, दो। कौन कौन सी दो, एक का नाम है केंद्र सूची, एक का नाम है राज्य सूची। इन दोनों को हम लोगों ने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। बेटा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची में बेटा दिया गया है, 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 246। आप लोगों को बात याद हमेशा रखनी है, आर्टिकल 246। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा, राज्य, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। और ये शक्तियां कैसी होती हैं, अरे वैसे ही यार, 3 प्रकार की, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, वही शक्तियां हैं। आगे आओ सर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल से संबंधित विशेष प्रावधान आप लोगों को दिया जाता है, दल बदल याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे भारत के अंदर दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, इनको बढ़ाकर 10 कर दिया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, दल बदल से संबंधित थी। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल मिलाकर विषयों की संख्या, संघ सूची में बेटा विषयों की संख्या आपसे पूछी, आपको याद रखना है 97। संघ सूची में आपके पेपर में विषयों की संख्या पूछी, आपको याद रखना है बेटा 97। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में बेटा शामिल किया गया। शिक्षा को आपको याद रखना है समवर्ती सूची में। दोनों मिलकर कानून दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर होता है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, और याद रखना शिक्षा का अधिकार 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। इसके तहत हमारे भारत के अंदर, वैसे इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, आप ये लिखो, हाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बेटा, 1976 के तहत हुआ क्या था बेटा, जो आपकी शिक्षा थी ये सिर्फ राज्य के पास थी। शिक्षा को उठाकर समवर्ती सूची में बेटा किस संविधान संशोधन में किया गया, तब आपका हो गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रावधान थे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लघु संविधान। कितने थे, किसी कोई बच्चा बता सकता है कि 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान बन गया, इतने इसके अंदर प्रावधान थे, कितने प्रावधान थे, कोई बता सकता है, बताओ कमेंट करके। और इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 आपने कवर कर लिया, और पेपर में पता क्या पूछता है, पेपर में पूछता है कि भारत के अंदर शिक्षा कहां पर है बेटा, आर्टिकल नंबर 45 के तहत आपको याद रखना है डीपीएसपी में है, और आर्टिकल नंबर 21A जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया फंडामेंटल दोस्तों राइट्स में है, और आर्टिकल नंबर, और बेटा आर्टिकल नंबर 51 की एफ के में है, ये है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, इतना सारा मामला आपको याद रखना है। सर मैच कीजिए, भाग 4 का संबंध किससे है, 4 में 4 का कैसे जोड़ा, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या कौन सा बेटा संविधान संशोधन, भाग 4A बना कैसे था। 1 मिनट रुक जाओ, मुद्दे पर आते हैं, 1 मिनट, पहला भाग 4 कर लो, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। बेटा भारत के अंदर आपको पता है भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। 1 मिनट देना, तो भारत के अंदर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट जो हम लोगों ने यूएसए से ले लिए हैं। भारत के अंदर भाग 4 में क्या है पता है, भारत के अंदर भाग 4 में है फंडामेंट नहीं, भाग 4 में डीपीएसपी,
जो 12 से आर्टिकल 36 से 51 तक है, 12 से 35 नहीं, 36 से 51 तक। और लिखना आप लोग, इनको हम लोगों ने आयरलैंड से कॉपी किया है। और भाग 4 का आता है, फिर भाग 4 का या 4 का ही, इसमें है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। और बेटा इनको लिया है हम लोगों ने इनको लिया हम लोगों ने यूएसएसआर से, यूएसएसआर से। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है, भाग 3 भाग 4, जब भी किसी भी अंक के बाद बड़ा ABCD बड़ी आ जाए तो हमेशा याद रखिए वो संविधान संशोधन है। छोटा होता तो मूल संविधान था। तो 4A का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा? तो बेटा याद रखना आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी जी की सरकार में नरसिम्हा और स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भाग 4A का गठन हुआ और इसमें आपको मिल गए मूल कर्तव्य। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, पहला सही है। तो ए का ए हो जाएगा। ए का ए कहां पर है बेटा? ए का प्रथम कहां पर है? सिर्फ एक ऑप्शन में है ए का एक, और किसी में है नहीं। जब और किसी में है नहीं तो सारे गलत हो जाएंगे ना भाई। क्यों पढ़े कि मुझे ये नहीं आता? पहले ऑप्शन देख लो, क्या पता एक ही ऑप्शन से काम चल जाए। देखो चल गया। दिमाग और दिल दोनों वहां पर खोल के रखना। भाग बी का संबंध संघ और क्षेत्र से संबंधित था, भाग 8 अनुसूची 7। और सी का संबंध बेटा आपके 9 का पंचायती राज व्यवस्था से, 9 का संबंध बेटा आपके नगर पालिकाओं से। क्या दिक्कत? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। वो मजा आ गया। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्रो। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 भाग 9, ठीक है, पंचायती राज से। और 74वां संविधान संशोधन 1900, देखो ये पंचायती राज व्यवस्था कहां से आई? याद रखना, भाग 9 अनुसूची 11, 73वां संविधान संशोधन 1973, आर्टिकल 243 से लेकर 43 का अड़ा। और भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन 1973, नहीं 93, ये भी 93 है, ये भी 93 है। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1993 है, यहाँ पर अरे यार हाँ, यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन 1993 है। इसमें आर्टिकल 243 का ता से लेकर या 6 तक जाता है। ठीक है। और यहाँ पर याद रखना अनुसूची 12 भाग 9 का अनुसूची 12 और भाग 9 का नगर पालिकाओं से है। आगे बढ़िए सर। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? बेटा भारत के अंदर पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में हुआ। परंतु भारत का पहला राज्य बेटा 1 नवंबर 1953 में बनने की तैयारी हो गई, लेकिन 56 में आधारित किया गया। तो इसलिए आंसर हम लोग 1953 ना मारकर 1956 मारते हैं। भारत का पहला राज्य जो बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 नवंबर 1956। संविधान संशोधन कौन सा है राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत के अंदर बेटा बन गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उस समय भारत के अंदर कितने राज्य थे? 14 राज्य थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को बेटा अलग किया था? साहा आयोग के द्वारा। किसने किया था बेटा? याद रखना, साहा आयोग की रिपोर्ट के द्वारा 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बन गए थे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बेटा याद रखना, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के द्वारा। भारत के अंदर भारत का पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आपको याद रखना है। बेटा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर देता है? आंसर, अच्छा नागरिकता आर्टिकल याद रखना आप लोग दोस्तों 11। ठीक है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? 5 प्रकार से। कौन कौन सी? जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि के सर्जन के द्वारा या भर्जन के द्वारा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित था? समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर बेटा 18 तक। भारत के अंदर अधिकार की बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करते हैं। भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स बेटा भाग 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से लेकर बेटा 35 तक है। हम लोगों ने इनको यूएसए से लिया है। 6 प्रकार के भारत के अंदर, पहले 7 प्रकार के थे, वर्तमान में बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार के हमारे भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। जो 7वां था ना बेटा, इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारत के अंदर 7वां मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, और जो आर्टिकल नंबर 31 में था
अब 31 को उठाकर आर्टिकल नंबर 300 में कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार अब संपत्ति का कानूनी अधिकार बन चुका है। डन, जब से जीएसटी आ गई है। ये डाटा बहुत ज्यादा बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या 1978 की बात है ये तो। इतना डाटा हो गया। अब 6 प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 पर आता है समता या समानता। समता या समानता आर्टिकल 14 से लेके बेटा 18 तक पेपर में आ जाए। फिर नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। फिर आता है आपका शोषण नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर आपका 23 से लेके बेटा आपके 24 तक। फिर होता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल आपका 23-24 के बाद में 25 से लेके बेटा 28 तक। फिर आपको दिया जाता है बेटा सांस्कृतिक तथा शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार, ठीक है, तो आर्टिकल होगा 29 से लेके 30 तक। और इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 29 31 तो खत्म हो गया, 31 का हो गया निरसन, क्योंकि वो पहुंच गया 300 में, तो 31 जोड़ोगे नहीं। आर्टिकल 32 आता है, 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? आर्टिकल नंबर दोस्तों आप लोग याद रखना 14 से 18 में, ठीक है, 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, देखो इस क्वेश्चन की जब आप बात करोगे ना, इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आंसर जिसमें जो होगा 14 ही होगा जाकर, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है, इसके अंदर प्रावधान है, उसमें ये डिटेल आपको दे दी जाती है, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि और कोई आर्टिकल ऐसा है नहीं। और अगर मैं शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो आप लोग जाओगे आर्टिकल 29 से 30 तक, वो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो गया आपका 14। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ये क्या है? क्या है? क्या ये है आपका भारत के नागरिकों का मूल अधिकार? अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, आर्टिकल 19 में दिया जाता है वाक स्वतंत्रता, आरटीआई, प्रेस, सब कुछ इसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है बेटा? निरोध अधिनियम नहीं है। आतंकी एवं विध्वंसक है, आतंकवाद ये भी है, विदेशी मुद्रा क्रिया और तस्करी ये भी है आतंकवाद में, विदेशी मुद्रा विनिमय, अरे कौन सा नहीं है? हाँ यही तो नहीं है, विदेशी मुद्रा, मुद्रा की बात इन तीनों से अलग है, तो याद रखना निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, तो विदेशी मुद्रा अधिनियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। आपको पता है ये देखो नाम लिया गया टाडा, पोटा, आपका कोपा, और ये जो टाडा है किस पर लगा था? संजय दत्त पर, याद है? तो लिखिए टाडा का अधिनियम कौन सा है? 1984 के तहत टाडा लगता है टेररिज्म के लिए। आतंकवाद निवारक अधिनियम, इसको पोटा कहा जाता है बेटा, 2002 का अधिनियम है ये। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है कॉफी पोषा अधिनियम, भारत के अंदर है 1974। कौन सा है? 1974। पेपर में अधिनियम आएंगे, बिल्कुल रट के मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अधिनियम आएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हैंड रिटन में बताओ, लिख के दे दूं, जब पेपर हो जाए तो उस नोट को मिला और लेना। किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल नंबर बेटा 32। क्यों? क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक वो उपचारों का सिद्धांत। अगला बेटा, और ये आर्टिकल 32 वही है, आर्टिकल 32 याद है ना, आर्टिकल 32 और आपका आर्टिकल 226, इसके तहत 226 के तहत दोस्तों भारत के अंदर हाई कोर्ट रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट 5 प्रकार की होती है। रिट तब जारी की जाती है जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, और उल्लंघन में अंतिम आर्टिकल ये तो 32 है। समझ गए गुरु? आगे बढ़िए गुरु जी, बस 10 क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट, सर्वोच्च हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों 5 प्रकार के रिट ही जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार के। किस मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? आंसर केशवानंद भारती के मामला। अब याद रखना, भारत के संविधान में कहीं पर भी मूल ढांचे में भी संशोधन हुआ कहा किया जा सकता है, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए? मूल ढांचे पर संशोधन करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपलक्ष नहीं लगना चाहिए उस पर। समझ गए?
अगला, निम्नलिखित में से किस आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियम हुआ था? अभी मैंने पढ़ाया पोटा, आंसर क्या मार दोगे? 2002। और केशवानंद भारती केस जो था वो हुआ कब था बेटा? ये हुआ था आपके 1993 या 73, 1973। ठीक है, अगला पोटा हो गया। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का समान एवं न्याय निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित करता है। ऑप्शन देखा जाए बेटा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड। पेपर में आए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को संदर्भित करता है? पंचायती राज व्यवस्था याद रखना बेटा, आर्टिकल आपका 40। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल नंबर 40, ऑलरेडी न्यूज में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करें? किसकी स्थापना? ग्राम पंचायत की स्थापना करें। आर्टिकल नंबर सेम, आर्टिकल नंबर बेटा आपका 40 सेम। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40। ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन में क्या है? रिट जारी करने की क्षमता, सी में किसी भी बच्चे को यातायात, क्रूरता, अपमानजनक इत्यादि स्थितियों से दूर रखना। 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, डीपीएसपी में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बेटा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया? रिसेंटली न्यूज में भैया, आर्टिकल आपका कौन सा आता है? 335, आर्टिकल 335। अगला बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 क्या बताते हैं? मंत्री परिषद के बारे में बेटा बताते हैं। किसके बारे में? मंत्री परिषद के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रह सकता है? केंद्रीय, तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। हो गए 100 क्वेश्चन। 3 और हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज थी ना, तो तीन और हैं। सिर्फ 109 पेज नंबर पर, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है बेटा? 6 या फिर 65 वर्ष जो पूरा हो जाए, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भारत के अंदर वेतन वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है और ये शुद्ध आय की गणना आर्टिकल 279 के तहत करता है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? किसके लिए? राज्य और संघ के मध्य में। बेटा लास्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? 130, 110, 120 या फिर बेटा 100? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे। और चारों आर्टिकल के बारे में आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बेटा बताओगे, चारों आर्टिकल के बारे में। कल मॉर्निंग में सभी बच्चे ध्यान दें, कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर का भौकाल आपके सामने होगा। किसका गुरुजी? करंट अफेयर का। और सुनो और क्या गुरुजी? और कल सीजीएसटी ऑफिसर हर्ष कुशवाहा, नॉर्मल नाम है, वैसे उनको ओम जी के नाम से जानते हैं, सीजीएसटी ऑफिसर का इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, तो सेशन को देखना मत भूलिएगा। छोटा सा सेशन होगा रिकॉर्डेड। सो मिलते हैं ऑन टाइम पे अपने सुबह वाली क्लास में। मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन जरूर लेते रहिए तब तक के लिए। और एक बात याद रखना बेटा, सिलेक्शन के लिए कंटेंट नहीं, क्या पढ़ना है, वो कंटेंट कौन सा है वो जरूरी है। ढूंढ लो और सिलेक्शन ले लो, इसी को कहते हैं गाइडेंस। चलिए खैर, मिलते हैं ऑन टाइम पर फिर से अपनी क्लास में मॉर्निंग में 5 बजे। इसका आंसर देना ऑफलाइन में मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। पढ़ाई पे ध्यान दो, ना नाम पर ना मुझ पर। थैंक यू।